नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी दिनों में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और जिसे लेकर सभी जिलों में तैयारी चल रही है। इसे लेकर बिलासपुर कलेक्टर ने हर खबर के माध्यम से सभी को 100% मताधिकार प्रयोग करने की बात कही है। साथ ही समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पे बिलासपुर जिले के समस्त नागरिकों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और मैं गुजारिश है मेरी कि जिस सपने को लेके हमारे जो आज़ादी के सपूत बलिदानी थे, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और बाद में हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, उनका जो सपना था उसको हम पूरा करें और समाज में एक शांतिपूर्ण माहौल के साथ रखें। और आगामी आप देखेंगे कि हमारे ज़िले में निर्वाचन की भी कार्रवाई होनी है, तो निर्वाचन में भी सभी लोग 100% इसमें पार्टिसिपेशन सभी का होना चाहिए और जो बिलासपुर जिले में 100% मतदान। उधर बिलासपुर में चिंतन और व्याख्या करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर मनोज पांडे, डायरेक्टर सतीश जायसवाल और डॉक्टर सतीश जायसवाल के साथ साथ डॉक्टर राजीव अवस्थी जुड़े, जिन्होंने साहित्य को लेकर अपने विचार हर खबर के साथ साझा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। साहित्य की जो संवेदनशीलता है, रचनात्मकता है, वो आज के आधुनिक शिक्षा में उसको समावेशी बना सके। देखिए, ये हर समय मौजूद रहा है कि किसी वक्त के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। जैसा कि अभी पहले ने कहा कि आपने कहा कि जो बाजारवाद है, बाजारवाद की ओर झुकाव हमारे साहित्य का हो या हमारी शिक्षा का हो या हमारी रचनाओं का लगातार होता गया है। अब जरूरत है कि जो आज का बाजारवाद है उस ओर जब हम जा रहे हैं, उससे हम अपने साहित्य को थोड़ा सा बचा के रखें, जिसमें कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, या जो एक रचनाकार एक उद्देश्य से अपनी रचना के माध्यम से समाज को देना चाहता है, जो मैसेज देना चाहता है, उसको बचा के रखें। इसके लिए एक निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए और रचनाकार को लगातार प्रयास इसमें करते रहना चाहिए कि जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा झुकाव उसका बाजारवाद और वर्तमान समय की ओर हो। विश्व की जो आर्थिक महाशक्ति है, उन्होंने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का दिया हुआ एक वचन जो है वो है कि अर्जुन लक्ष्य की ओर देख। विश्व ये कहता है कि मारक क्षमता ही है, उसे विकसित करो, बाकी चीजों को हटा दो। उसके चलते अब सिर्फ एक लक्ष्य रह गया कि अर्थ का विकास, अर्थ का उद्भव। देखिए, विश्व में देख के परिदृश्य में हम देखें तो जो उन्होंने गीता का एक उद्देश्य को उठाया कि अर्जुन लक्ष्य की ओर देखो, हम लोग भी शुरू से भी ये कहा जाता रहा है हमारे समाज में भी कि हम जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे शिक्षा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चे को भी हम शिक्षा देते हैं कि बच्चा शिक्षा की ओर अपना ध्यान लगाए। जो खेल कूद की ओर बच्चे जा रहे हैं, उनको ये रहता है कि लक्ष्य उनका मेन खेल कूद है, खेल कूद की ओर जाएं। और एक जो रचनाकार या साहित्यकार है, मैं जहां तक ये समझता हूं कि उसका भी लक्ष्य एक रहता है कि एक अच्छा साहित्य, एक अच्छी रचना सामने आए, जिसका प्रभाव हमारे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे कुछ देखने में मिलता है कभी कभी साहित्यों में कि मैंने कुछ समय पहले एक साहित्य देखा कि लोगों की रचनाएं देखी कि कुछ ऐसे छोटे मुद्दे उठा दिए, मुझे शायद छोटा लगता, हो सकता है कि नजर बड़ा हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे समझ में आया, ऐसे मुद्दे उन्होंने उठा दिया कि जो एक हल्का फुल्का मुद्दा रहा हो, जो मार धाड़, हिंसा, बलात्कार की ओर ले जाता रहा हो। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि जो हमारा रचनाकार है वो समाज का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हो कि ऐसी घटनाएं भी समाज में हो रही वो ना हो। आलोचना की परंपरा निरंतर बनी रहे जी, क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा गया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छिपाए। तो मैं मानता हूं कि जो एक आलोचक होता है वो हमें सही दिशा हमेशा दिखाता है। मैं कहता हूं आलोचना एक स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। स्वस्थ आलोचना का मतलब है कि अगर हमारे चाहे साहित्य है, हमारी शिक्षा, हमारे व्यवहार में अगर कुछ कमी है, उस कमी की ओर इंगित करना चाहिए। मेरी प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के मेरी आलोचना नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूं अगर स्वस्थ आलोचना की जाती है तो एक सही राह आदमी को दिखाई पड़ती है, इसलिए उसको कभी गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर मेरी आलोचना कर रहा है तो मतलब वो मेरा
विरोधी है। इस भावना से जब हम बाहर निकल जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो आलोचक भी मुझे अपना सबसे प्रिय मित्र लगने लगेगा। क्यों जरूरी है कि मैं उससे सहमत होकर के ये बताऊं कि इस रचना की ये दिशा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रचना कभी भी अपेक्षा नहीं करती है कि उसके लिखे से या उसमें जो विचार आ रहे हैं उससे कोई सहमत हो। रचना को इसकी जरूरत होती ही नहीं है। आलोचना उधर इशारा करती है कि आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो केवल आप तक नहीं है, वो समाज तक जा रहा है और समाज में व्याप्त है। तो आपके लिखे का प्रभाव भी समाज पर किसी न किसी रूप में पड़ रहा है, और इसलिए आपका दायित्व है कि लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखें। और जहां ये दायित्व से मुकरने की बात आती है और तब आलोचक थोड़ा सा प्रखर होता है और यहां से संबंधों में दरार आना शुरू होती है। उसको व्यक्तिगत तौर पर लोग लेने लग जाते हैं कि आक्रमण हमारे पर व्यक्तिगत हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आधुनिक शिक्षा जो है वो रचनात्मकता को और संवेदनशीलता को खत्म करके केवल और केवल आर्थिक जो एक विचार है उसको बलवती करते जा रहा है, बाकी चीजों को गौण करते जा रहे हैं। कुछ बदलाव होना चाहिए शिक्षा नीति में या ये पूरा का पूरा समय बाजारवाद का है। जीवन के जिस भी हिस्से को बाजार प्रभावित कर रहा है, साहित्य उससे बाहर नहीं है। साहित्य भी प्रभावित हो रहा है, साहित्यकार भी प्रभावित हो रहा है और साहित्य की प्रवृत्तियां भी प्रभावित हो रही हैं, और ये चिंता की बात है। ऐसे समय में फिर भी कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने रचना की प्रवृत्तियों को बचा रखा है और बाजारवाद की प्रवृत्तियों से, बाजारवाद के आक्रमण से बचाने की पूरी कोशिश में है। बाजार के साथ विज्ञापन, प्रचार प्रसार जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ऐसे जो लोग रचना को बचाए हुए हैं उन तक हमारी नजर नहीं पहुंच पाती है, लेकिन वो चुपचाप काम कर रहे हैं। एक बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अपने समय के वो ऋषि हैं। ऋषि की तरह कहीं बैठकर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि रचना को, रचनात्मक प्रवृत्तियों को सुरक्षित होना चाहिए, और उस सुरक्षित होने में कहीं ना कहीं हमको निमित्त होना है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि सत्ता का संरक्षण चाहिए होता है, लेकिन सत्ता के किस रूप की आप बात कर रहे हैं? सरकार की, या सरकार के सामने जो खड़ी है वो भी तो एक सत्ता है। सरकार और सरकार के विरुद्ध एक दूसरे के साथ जो है, उसके अतिरिक्त भी एक सत्ता और होती है, वो होती आर्थिक सत्ता, जो दोनों को नियंत्रित करती है। और ये आर्थिक सत्ता राजनीतिक सत्ता के अतिरिक्त रचनात्मक सत्ताओं के ऊपर भी अपनी नजर रखती है, उंगली रखती है, और उनको कुछ कोशिश करती है कि कुछ उनको संरक्षण प्रदान किया जाए और कुछ उनसे संरक्षण खींचा जाए। ये खींचतान का रिश्ता बहुत मजेदार होता है, और ये बिरले लोग इसको समझ पाते हैं। जो समझ पाते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र रख लेते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो धीरे से उनके प्रभाव में आते चले जाते हैं, और उनका साहित्य भी प्रभावित हो जाता है। कभी ये विधा भी होती थी और इसका सम्मान होता है, जिसको हम कहते थे आलोचना समालोचना। अब मत भिन्नता, विचार मध्यस्थ्य को वैयक्तिक रूप से लेने लग गए हैं। क्यों ये चीज हुई? विचार तो आलोचना के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, लेकिन वह विचार जो पहले समालोचना के रूप में देखा जाता था, वह विचार इधर बहुत सारे खाने और खेमे जो साहित्य में बनते गए, उससे एक तरह से कहें कि भटकाव भी होता गया, और एक वैचारिक रूढ़ता या कहें कि वैचारिक कट्टरता अपने विचार को लेकर के, और उससे सबसे बड़ा खतरा यह हुआ कि जो वैचारिक सौहार्द होना चाहिए वो सौहार्द समाप्त होता गया। उसकी वजह से, और यह केवल साहित्य में हुआ या केवल आलोचना में हुआ ऐसा नहीं है, यह हमारे समाज में भी देखने में आता है। समाज में भी जो एक समन्वय और सामंजस्य वाली चीज थी वह समाप्त हुई, और उसके बदले में जो चीजें घर करती गई या अपना स्थान बनाती गई, हमारा पारस्परिक सौहार्द समाप्त करती गई, वह साहित्य की तमाम विधाओं में रिफ्लेक्ट होता है और स्वयं आलोचना में भी रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। एक विचार ऐसा कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं।
ये विचार क्यों पल्लवित हुआ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब हम जितना ज्यादा वैचारिक रूप से मुझे ये कहना चाहिए कि किसी के प्रति प्रतिबद्ध होते जाते हैं, जितनी ज्यादा हमारा कमिटमेंट जितना तगड़ा होता जाता है, और उस कमिटमेंट में मैं कहूँगा कि सामाजिक कमिटमेंट हो तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन विचार के नाम पर जब वैचारिक चौहद्दी बना करके हमारी प्रतिबद्धता निर्धारित होने लगती है तो इस तरह के खतरे अपने आप खड़े होने लगते हैं। और उसी का नतीजा है जो बात आप कह रहे हैं कि या तो आप मेरे साथ हैं या तो आप मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि फिर सुविधा की राजनीति होने लगती है। हर कोई उस खेमे की तरफ नजर उठाता है और जहां उसे सुविधा लगती है या जो खेमा उसे अपने ज्यादा अनुकूल लगता है उस खेमे की तरफ मुड़ता है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि साहित्य में ये बहुत ही अधिक है, ये कहना चाहिए। जो साहित्य का एक दौर था 70 से 1970 से 2000 तक जो साहित्य रचा गया, जो पढ़ा गया, वो समाज का प्रतिबिंब माना गया जी। अब जो रचा जा रहा है, अब जो कहा जा रहा है, वो समाज से इतर दिख रहा है। हाँ, सच कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे आ गया? हाँ, यह बदलाव मुझे लगता है कि इसलिए आया कि जिस दौर की बात आप कर रहे हैं कि 70 के बाद का जो दौर साहित्य लेखन का दिखाई दे रहा है, या कि 70 के बाद का जो दौर जो हमारे समाज का चरित्र जो बनता चला गया। अभी थोड़ी देर पहले जायसवाल सर से चर्चा हो रही थी कि साहित्य वस्तुतः समाज और समाज की संस्कृति का ही प्रतिफलन है। तो जिस प्रकार से हमारा समाज बनता गया, समाज में ही वह गिरावट आई, समाज में आई मतलब सामाजिक संस्कृति भी उसी रूप से हमारी विकृत होती गई। उसी का नतीजा है कि साहित्य में भी 70 के बाद का पूरा दौर हम देखें कि वह लगाव साहित्य के प्रति, और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ साहित्य के प्रति नहीं, अपनी संस्कृति के प्रति भी वह लगाव निरंतर क्षरित होता गया है। आज दिखावे की संस्कृति जरूर एक तरह से प्रचार प्रसार का हिस्सा बन गई, हमारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गई है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन गए हैं सांस्कृतिक रुझान प्रकट करने के, और अपने आप को सांस्कृतिक रूप से बहुत संभ्रांत और सबसे ज्यादा कुलीन साबित करने के। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई यह है कि वह उतने ही ज्यादा सांस्कृतिक रूप से विपन्न लोग भी हैं। तो यह चीजें हमारे साहित्य में, मैंने जैसा कहा कि घर करती गई है, उसका नतीजा यह है कि साहित्य भी चूंकि दोहरी जिंदगी हमारे समाज की है तो दोहरा चरित्र हमारे साहित्य का भी बनेगा। तो साहित्य में भी वह दोहराव, वह दूरी आई है। इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य समाज से कटता जा रहा है, या जो नया साहित्य जिस दौर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस दौर के बाद जो साहित्य आता जा रहा है वह साहित्य उतना ज्यादा अपीलिंग समाज के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि समाज का प्रोडक्ट ही नहीं है, वह व्यक्ति का प्रोडक्ट बनता जा रहा है। और जो चीज व्यक्ति की प्रोडक्ट होगी उसकी सामाजिक स्वीकार्यता जब तक सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो होगी, इसमें संशय है। कोई भी दौर आलोचना का स्थान इसलिए होना चाहिए क्योंकि साहित्यकार, जिसको हम कहें कि रचनात्मक लेखक, सृजनकर्ता ने जो सृजन किया है वह सृजन क्या है, उसके मूल्य और मायने क्या हैं, यह कौन तय करेगा, यह कौन बताएगा। हर दौर में कोई न कोई ऐसा माध्यम बनाया जाता रहा है जो माध्यम समाज और साहित्य, या समाज और साहित्यिक ही नहीं बल्कि तमाम कलात्मक विधाओं के बीच एक समन्वय बनाने का कार्य करता रहा है। साहित्य में मुझे लगता है कि आलोचक नाम का जो प्राणी है वह एक तरह से वह समन्वय बनाने वाला सूत्रधार है, और उस सूत्रधार की आवश्यकता इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि साहित्य में जो चीज आ रही है या जो लिखा जा रहा है, जो लिखा गया है, जो कहा गया है, उस लिखे कहे गए का निर्वचन जब तक समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाएगा तब तक आम पाठक, हर पाठक इतना ज्यादा संवेदनशील और समझदार है, यह अपेक्षा किसी दौर में नहीं रही है, आज भी नहीं है। पहले भी प्रवचनकार
और व्याख्याकार, भाष्यकार हुआ करते थे। आज भी आलोचक के रूप में, समीक्षक के रूप में उनकी भूमिका है और मुझे लगता है कि रहेगी और रहना चाहिए। उधर राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा। राज्यपाल रमेन डेका मुख्य समारोह स्थल में ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज सुबह पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल हुई और इस अवसर पर डीजीपी अशोक जुनेजा, कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस बार 17 सुरक्षा बल की टुकड़ी परेड में शामिल होंगी। इसमें सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा बल के साथ साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और तेलंगाना पुलिस, नगर सेना पुलिस एवं महिला एनसीसी गर्ल्स एवं बॉयज घुड़सवार बल और बैंड प्लाटून पुलिस और महिला बैग पाइपर बैंड दस्ता शामिल है। तेलंगाना पुलिस का प्लाटून विशेष रूप से शामिल है और संपूर्ण परेड आयोजन के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा हैं और इसके सहायतार्थ उप पुलिस महानिरीक्षक अरविंद खजूर और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल ठाकुर होंगे। बता दें कि रिहर्सल में आकर्षक मार्च पास्ट के साथ पदक अलंकरण समारोह और अन्य कार्यक्रमों की पूर्व तैयारियों को परखा गया है। राज्यपाल के सुरक्षा अधिकारी डीएसपी गिरीश कोरी रिहर्सल में राज्यपाल की भूमिका निभाकर तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान निर्धारित मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार समारोह की गतिविधियां संचालित की गई हैं। आकर्षक परेड के साथ सशस्त्र बलों की टुकड़ियों द्वारा रिहर्सल में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी गई। उधर बीजापुर थाना ओसूर के अंतर्गत अलग अलग कार्यवाहियों में टेकमेटला, नड़पल्ली, मल्लेपेंटा के जंगलों से 36 लाख के इनामी 8 माओवादियों सहित कुल 14 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि मेमोरेंडम जानकारी के आधार पर स्पाइक और जमीन खोदने का औजार बरामद हुआ है। थाना ओसूर अंतर्गत जहां पर पीएलजी बटालियन का मूवमेंट रहता था, उस एरिया से 36 लाख के करीब 8 माओवादी संग टोटल 14 माओवादियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सभी को न्यायालय में पेश किया गया है। इसी के साथ साथ कई सारी ऐसे वस्तुएं जो वो पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो भी बरामद की गई है। उधर मुंगेली जिले में गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व इस साल गर्मामय वातावरण में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने संयुक्त रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह के अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया और उस रिहर्सल में अपर कलेक्टर गिरधारी लाल यादव ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और ध्वजारोहण किया। बता दें कि रिहर्सल में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का मिनट टू मिनट जायजा लिया। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी कहे जाने वाले कवर्धा के बोडला में 5 दिवसीय हिंदू संगम मेले का विशाल कलश यात्रा के साथ आयोजन होगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। माघ महीने की मौनी अमावस्या के अवसर पर बोडला बांडा टोला स्थित हिंदू संगम मेला स्थल पर 25 जनवरी से 29 जनवरी तक 5 दिवसीय हिंदू संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। मेले के पहले दिन विशाल कलश यात्रा और घट स्थापना का आयोजन होगा। कलश यात्रा बोडला के श्री राम मंदिर से शुरू होकर मेला स्थल तक पहुंचेगी। इस अवसर पर कवर्धा से एक बाइक रैली मेला स्थल तक निकाली जाएगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें खैर झिट्टी के नंद कुमार साहू द्वारा छत्तीसगढ़ी कथा सुनाई जाएगी। अभी हम छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी कहे जाने वाली कवर्धा के बोडला नगर में स्थित है। यहाँ पर
विगत 12 वर्षों से हिंदू संगम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे सर्व जाति सर्व समाज को लेकर के इस वर्ष के मेले में विशेष रूप से जनजाति, बैगा गुनिया और संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 27 जनवरी को हिंदू जनजाति समाज के सम्मेलन के अलावा बैगा गुनिया समुदाय के लोग भी मेले में भाग लेंगे। 29 जनवरी को संत सम्मेलन और सनातन हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मठ मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों को सम्मानित किया जाएगा। मेले की जानकारी देते हुए हिंदू संगम आयोजन समिति के संयोजक दुर्गेश वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय, प्रांत संघ चालक डॉक्टर टोपलाल वर्मा, जिला संघ चालक दानेश्वर परिहार सहित तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। 2013 में हिंदू संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस समय परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की उपस्थिति में लाखों हिंदू भक्त, हिंदू निश्चित जनता यहाँ पर उपस्थित थे और इस हिंदू संगम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही है, हिंदू समाज हिंदू भाव लेकर खड़े हो जाए। तो हिंदू समाज के अंदर जो भी भेदभाव है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, गौ माता की हत्या हो रही है, लव जिहाद, धर्मांतरण हो रहा है, कुछ सामाजिक समस्याएं और परिवारों का विघटन हो रहा है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। तो संयुक्त परिवार का विघटन न हो, कुछ सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। इन सारे मूल्यों पर चर्चा होकर कुछ उसमें सकारात्मक पहल हो। इसमें पहला कदम है समरसता का भोजन, सहज भोजन और समरस समाज, ऐसा हिंदू समाज बने। इसी दृष्टि से ये हिंदू संगम का आयोजन होता है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यहाँ हिंदू समाज के सभी घटक के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक साथ परोसते हैं, भोजन करते हैं, कराते हैं, यज्ञ में भाग लेते हैं, हवन में भाग लेते हैं। ऐसा एक अनुपम ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है। आज की कलश यात्रा में हजारों की संख्या में हमारे और बुड़ला नगर और आसपास के ग्रामीण माताएं बहनें इस पर भाग लिए हैं। यह भी एक अच्छे कार्यक्रम का निश्चित रूप से द्योतक है और इसमें उत्साह देखने को मिल रहा है कि हजारों लोग। और 27 तारीख को बैगा गुनिया सम्मेलन है, जिसमें फूक झाड़ करने वाले और गांव में ग्रामीण चिकित्सक जो छोटे छोटे बीमारियों की सेवा करते हैं, ऐसे लोग भी इस कार्यक्रम में 27 तारीख को आएंगे। और इस 27 तारीख के कार्यक्रम में हमारे स्वास्थ्य मंत्री अपने श्याम बिहारी जी आने वाले हैं। इसी प्रकार से पुजारी, पुरोहित, कथावाचक, साधु, संत और बैरागी, गुरु, ऐसे इस प्रकार के लोग बड़ी संख्या में 28 तारीख को आएंगे। और 29 तारीख को पूर्ण समागम है। माघ पूर्णिमा के अवसर, माघ मौनी अमावस्या के अवसर पर 29 जनवरी को पूरे क्षेत्र के जनजाति, अनुसूचित जाति और संपूर्ण हिंदू समाज अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माता बहनों के साथ यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। समरस समाज, संगठित समाज, एक रस समाज का परिचय यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से प्रेरणा लेकर यहाँ अपने प्रांत के संघ चालक डॉक्टर टोपलाल वर्मा जी, प्रांत के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और अपने लक्ष्मण राज जी, एक जनजाति समाज के विशेषज्ञ हैं, विचारक हैं, वो भी मध्य प्रदेश से यहाँ पर आने वाले हैं। संघ के प्रांत प्रचारक यहाँ के मुख्य वक्ता है, वो भी अपने विचार और अपनी भावनाओं को व्यक्त करके समाज का प्रबोधन करेंगे। ऐसा अपना एक कार्यक्रम है। मेले के दौरान 5 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग एक साथ जमीन पर बैठकर संगत और पंगत में भोजन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना और सामूहिकता को बढ़ावा देना है। मेला स्थल पर विभिन्न प्रकार की दुकानें और झूले लगाए जाएंगे, जिससे मेला स्थल पर आने वाले लोग आनंद ले सकेंगे।
यह आयोजन हर वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।